हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले क्लास में कहा था कि वर्णमाला से संबंधित डीपली क्लास हम बहुत जल्द ही लाएंगे। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला से संबंधित आपकी सारी प्रॉब्लमों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, वर्णमाला वर्णमाला का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो दोस्तों वर्णों की माला है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो वर्णमाला से संबंधित पहला प्रश्न ही जो पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। सबसे पहला ही प्रश्न है कि आप याद रखिएगा कि ऑप्शन में कहीं पर भी हो तो सिर्फ व्यवस्थित समूह जरूर याद रखिएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, अर्थात दो भागों में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो आइए बात कर लेते हैं स्वर की। स्वर, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। दोस्तों, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए वही स्वर कहलाते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया और कई बार पूछा जाने वाला भी है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अब स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो बात करते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को कैसे बांटा गया है। तो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। आइए इन सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम स्वरों से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। आप किसी भी परीक्षा में बैठे, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की, आपको स्वरों से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वरों को और भी नाम से जानते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और लघु स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आ, ई, उ और री। कितनी होती है दोस्तों? 4। आ, ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया था कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो तुरंत बताइए कि मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों, सजातीय स्वर मतलब जो समान स्वर होते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे सजातीय स्वर, जैसे आ और आ से मिलकर बड़ा आ का निर्माण हुआ, ई और ई से मिलकर बड़ी ई का निर्माण हुआ, ऊ और ऊ से मिलकर बड़ा ओ का निर्माण हुआ। दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 3 होती है, आ, ई, उ। आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, दीर्घ स्वर का ही एक ये पार्ट है जिसे संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं। ये दीर्घ स्वर का ही एक पार्ट है। दोस्तों, दीर्घ स्वर का ही संयुक्त स्वर पार्ट है। तो संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं। जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं, सजातीय मतलब समान समान और विजातीय मतलब जो एक दूसरे से विपरीत हों, तो जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है।
वहाँ ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर की संख्या देख लेते हैं। देखिए विजातीय है, आ और ई से मिलकर ए का निर्माण होता है। दोस्तों एक दो बार जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्रैक्टिस करने से दोस्तों आप सभी को आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो 2-3 बार आप देखिए वीडियो और प्रैक्टिस कीजिए, तब सारी चीज़ें स्वर से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों आ और ई से किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। और आ और ए से मिलकर ऐ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आ और ऊ से मिलकर ओ का निर्माण होता है, और आ और ओ से मिलकर औ का निर्माण होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आ और ई से मिलकर क्या बनता है, तो आ और ई से मिलकर ए बनता है। उसी प्रकार आ और ए से मिलकर आई बनता है, और आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है, और आ और ओ से मिलकर औ बनता है। आगे बात करते हैं। बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर से 3 गुना, ह्रस्व स्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे ये उदाहरण के तौर पे राम, देखिए राम बहुत बड़ा, मतलब उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। उसी तरह से ओम, ये सब प्लुप्त स्वर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपने स्वर जो पढ़ लिए, तो स्वरों को हम गिनाते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। तो आइए दोस्तों गिना देते हैं आपको स्वर टोटल कितने होते हैं हिंदी भाषा में, आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले ह्रस्व स्वर हमने आपको कितने बताया, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर, ये 4 होते हैं। तो ये कितने हो गए? 4, 1 2 3 4, आ ई ऊ और री, याद रखिएगा 4। और अब आपको दीर्घ स्वर गिना देते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 1 2 3, तो 4 और 3 7। आगे बात करते हैं संयुक्त स्वर, जो दीर्घ स्वर का ही पार्ट है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। तो पहले आपने 7 गिने थे, 7 और 4 11। तो दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। याद रखिएगा हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने बात की थी मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहले दोस्तों जब तक आप वीडियो कई बार 2-3 बार देखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दोस्तों नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं आती। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन ये है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो स्वर से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर की बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुलता है, अर्थात आ जो है इसमें पूरा मुख खुलता है, इसे विवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विवृत। आ, बड़ा आ को विवृत कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण में आधा मुख खुलता है। तो दोस्तों आधा मुख किसमें खुलता है? अ, ऐ, औ और औ, इनमें आधा मुख खुलता है। बात करते हैं संवृत स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ऊ। बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे, जैसे ए और ओ, ए और ओ। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ी ट्रिक ये है, ये ट्रिक याद रखिएगा। सबसे पहले आप विवृत स्वर याद रखिए और संवृत स्वर याद रखिए। तो विवृत में आपको एक ही मिलेगा जिसमें पूरा मुख खुला। विवृत का मतलब ही होता है कि मुख खुला, अर्थात विवृत का मतलब होता है पूरा मुख खुला। विवृत का अर्थ ही होता है पूरा मुख खुला होना। और संवृत का मतलब होता है मुख लगभग बंद रहना। तो विवृत मतलब ऐसा कौन सा वर्ण आएगा? तो ये आ, जिसमें पूरा मुख खुला हो।
और समृद्ध स्वर याला याद रखिए, समृद्ध स्वर में जिसमें लगभग मुंह जो है वो बिल्कुल बंद रहे, जैसे ई उ ऊ। बस ये दोनों चीज़ याद रखकर ये ट्रिक याद रखिए। उसके बाद अर्धविपरीत स्वर याद रखिए, जिसमें आधा मुंह खुला रहे, जैसे अ, ए, औ और ओ। और अर्ध समृद्ध स्वर जितने बचे वो अर्ध समृद्ध स्वर में ले आइए, जैसे ए और ओ। तो दोस्तों यही ट्रिक है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा दोस्तों, ऐसे नहीं आएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। बात करते हैं आगे दोस्तों। अभी आपने उच्चारण या मात्रा के आधार पर देखा, उसके बाद आपने देखा मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वर से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे आज, कि आपका कोई भी स्वर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले अग्रस्वर की बात करते हैं। तो अग्रस्वर में सबसे पहले आ जाता है कि ई और ए आए, ये अग्रस्वर कहलाते हैं। अगर कंपेयर करें तो अग्रस्वर वहाँ जो हमने अभी देखा था ऊपर कि मुख खुलने के आधार पर अग्रस्वर और समृद्ध स्वर, देखिए अग्रस्वर और समृद्ध स्वर में थोड़ा थोड़ा मेल खाता है कि ई इसमें है और इसमें क्या है अग्रस्वर में ई, बस यहाँ ऊ है, यहाँ ए आए हैं। तो थोड़ा कंपेयर करके जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जीभ में प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर में क्या है ई ए आए, और वहाँ समृद्ध स्वर में ई और ऊ पूरा आ गया था। यहाँ अग्रस्वर में ई और ए आए हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। और मध्य स्वर में, तो मध्य स्वर में दोस्तों सिर्फ एक ही आएगा, वो है आ। जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आएगा। और पश्च स्वर की बात करते हैं तो आ, ऊ, ओ, औ, पश्च स्वर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए मध्य स्वर में आ निकल गया, बचे कितना ये, और ई ए आ इसमें निकल गया अग्र स्वर में, पश्च स्वर में। बाकी जो पश्च स्वर में बचा आ, ऊ, ओ, औ, ये पश्च स्वर में बचे। दोस्तों जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अब अयोग वाह की। तो हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह की संख्या 2 होती है। अयोग वाह बहुत बार पूछा जाता है कि अयोग वाह किसे कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह की संख्या 2 होती है। पहला होता है अंग और दूसरा होता है आह। ये देखिए लिखे हैं अंग और आह। अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अंग और आह। दोस्तों नोट में अनुस्वार अंग को अनुसार और विसर्ग आह के मेल को अयोग वाह कहते हैं। अनुसार और विसर्ग के मेल को ही अयोग वाह कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों होंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, पहला है वृत्तमुखी स्वर। वृत्त का मतलब ही होता है दोस्तों गोला। वृत्त का मतलब ही होता है क्या? गोला, जिसमें मुंह गोल हो जाए। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्त गोल बनाते हैं, जो होंठ जो है वो गोल हो जाते हैं, तो वो कौन से हैं? ऊ। देखिए इसमें जो है मुंह आप मतलब पढ़कर बोलिएगा तो देखिएगा आपको समझ में आएगा कि हमारा होंठ जो है मुंह जो है गोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊ और ओ आओ, ये वृत्तमुखी हैं। ये स्वर क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्त या गोला नहीं बनाते हैं। अब जिस मतलब वृत्तमुखी का मतलब जिसमें गोला बनाते हो। अवृत्तमुखी आ का मतलब ही होता है नहीं। दोस्तों जिस हिंदी भाषा में जिसमें अगर किसी भी शब्द में आ पहले लग जाए तो समझ जाइए उसका मतलब ही होता है नहीं। तो अवृत्तमुखी का मतलब होता है कि गोला, जिसमें गोला या मतलब गोला ना बने बोलते समय। तो जैसे आ ई ए आए, मुंह से ओंठ जो है गोल नहीं हो रहे हैं। आ ई ए आए। और जबकि वृत्तमुखी में उ आओ ये गोल हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धवृत्तमुखी स्वर।
तो अर्धवृत्तमुखी स्वर मतलब जिसमें आधा जो मुंह है वो गोल हो, जैसे अ, तो अर्धवृत्तमुखी में ये हो जाएगा। दोस्तों जितनी बार मेरी क्लास की आप प्रैक्टिस करें, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने क्लास 2-3 बार देख ली तो आपको समझ जाइए पूरा स्वर से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये क्लास? अगर और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आज हमने स्वर क्लियर किए हैं, आगे हम व्यंजनों की बात करेंगे। आगे हम बहुत जल्दी ही लाएंगे व्यंजन से संबंधित सारी चीज़ें, जिसमें आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। नमस्कार, जय हिंद।